नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ी। 1950 में मुस्लिमों का हिस्सा आबादी में 9.84% था, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के बीच हिंदू आबादी 7.82% कम हुई। हिंदुओं की आबादी 84.68% से घटकर 78.06% रह गई। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में कहा गया कि डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं बल्कि फल फूल रहे हैं। वरिष्ठ अर्थशास्त्री और PMEAC सदस्य डॉक्टर शमिका रवि ने अपने रिपोर्ट के हवाले से बताया कि हिंदुओं की आबादी का घटना और मुस्लिम समुदाय की आबादी के बढ़ने का कारण सामाजिक, आर्थिक और मृत्यु दर है। डॉक्टर शमिका ने अल्पसंख्यकों की आबादी पर यूरोप और अफ्रीकन देशों की तुलना की और बताया कि अल्पसंख्यक भारत में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। भारत भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देता है। डॉक्टर शमिका ने कहा कि अल्पसंख्यकों की आबादी का बढ़ना चिंता का विषय नहीं है, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। आबादी को लेकर प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह आंकड़ा प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार हिंदू समाज पर सामाजिक प्रहार हुए हैं। हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की कवायद हुई है, ये उसी का साक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना, हिंदू समाज और सनातन का अपमान करना ही कांग्रेस की परंपरा रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जनसंख्या पर प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर कहा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर सभी भारतीयों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि केवल मुस्लिम समुदाय ने ही अपनी आबादी में इतनी महत्वपूर्ण संख्या में वृद्धि की है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इसमें कितनी वृद्धि अवैध आप्रवासन और धर्मांतरण के कारण हुई है। अकेले मुस्लिम समुदाय की इस वृद्धि का कितना हिस्सा बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को लाभ से वंचित कर रहा है। आबादी को लेकर प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की जारी रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बिहार में आरजेडी कम्युनिस्ट जिम्मेदार है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग की और कहा कि लालू प्रसाद मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर पिछड़ों और यादवों के साथ अन्याय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने देश में मुस्लिम आबादी के बढ़ने को घातक बताया। उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आबादी से जुड़े प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर बात कहते हुए कहा कि कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण आबादी में यह अंतर बढ़ा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करना बेहद जरूरी हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट को भ्रम में डालने वाली रिपोर्ट बताया। उन्होंने कहा कि जो जनगणना 2021-22 में होनी थी वो 2024 तक नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में गुरुवार को 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 55 लोगों को पद्मश्री से अलंकृत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेत्री वैजयंती माला बाली और अभिनेता कोनिडेला चिरंजीवी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पद्म भूषण से अलंकृत होने वालों में जस्टिस एम फातिमा बीवी को लोक कार्य के लिए मरणोपरांत, साहित्य और शिक्षा के लिए होमूर्स जी एन कामा, डॉक्टर अश्विन बालाचंदा मेहता, सत्यव्रत मुखर्जी मरणोपरांत और राजगोपाल तोगदान रिनपोचे, प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा, कैप्टन विजयकांत मरणोपरांत, कुंदर रमन लाल व्यास शामिल हैं। राष्ट्रपति ने मूर्तिकार ए वेलु आनंदचारी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक सोमदत्त बट्टू और कृषि के क्षेत्र में सत्यनारायण बेलेरी सहित 55 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया।
भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। तेलंगाना की जनसभा में अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव वोट फॉर जिहाद के विपरीत वोट फॉर विकास का चुनाव है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और फतेहपुर में चुनावी प्रचार को धार दी। उन्होंने कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरह सत्ता पाना चाहती हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीति का चाल चरित्र पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने आगे कहा कि बीते 10 सालों में देश के लोग विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओडिशा के कालाहांडी में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि अगले 10 से 15 साल में भारत में गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और ये मोदी की गारंटी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीबी खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले 9 वर्षों में शासन के दौरान लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में कई जगहों पर प्रचार किया। लखीमपुर खीरी की जनसभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी के एक कथित बुद्धिजीवी राम मंदिर के निर्माण को अनावश्यक बताते हैं। संबलपुर से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने प्रचार अभियान के दौरान कहा कि ओडिशा के लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वसनीयता 100% है और यहां 21 की 21 सीटें भाजपा जीतेगी। नॉर्थ मुंबई से भाजपा प्रत्याशी पीयूष गोयल ने इलाके में रोड शो कर भाजपा के पक्ष में वोट मांगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा में चुनाव प्रचार किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने झारखंड की सरकार से राज्य में पलायन को रोकने के लिए अफसरों की अच्छी व्यवस्था करने की अपील की। उन्होंने कहा कि झारखंड में बहुत क्षमता है और भारत के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में जनसभा की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार में सबसे पहला हक किसानों का होता है। छत्तीसगढ़ में जब उनकी सरकार थी तो सरकार ने महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने के लिए कई कदम उठाए। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना है। पर वोटिंग? अरे चाय दो ना। ठीक है। कहीं से सूखी लकड़ियां ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकालकर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। तेलंगाना के मेडक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस युवाओं को नौकरी देगी। उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि इंडी गठबंधन की जीत हो रही है। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान और उनके भाई और पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने रोड शो किया। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संदेश खाली में जो अत्याचार हुआ वो हम सब जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर उनके चुनाव प्रचार में रुकावट डालने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा ने एक और सूची जारी की। इसमें 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान और देवरिया से संदेश यादव उर्फ मिस्टर को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। सैम पित्रोदा की विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दिल्ली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। लोकसभा चुनाव में हैदराबाद से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में रैली करते हुए भाजपा नेता और अमरावती सांसद नवनीत राणा ने एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के 2013 के एक बयान पर जवाब दिया। उन्होंने ओवैसी बंधुओं को उनके गढ़ हैदराबाद में चेतावनी देते हुए कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम अनुपात को संतुलित करने के लिए उन्हें 15 मिनट का समय लगेगा, लेकिन अगर पुलिस हटा दी जाए तो 15 सेकंड लगेंगे।
नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह देखना बाकी है कि कितनी इंसानियत बाकी है। हैदराबाद से भाजपा की उम्मीदवार माधवी लता ने कहा कि 15 मिनट क्यों 15 सेकंड ले लो, लेकिन अपना वोट डालो, भड़काऊ भाषण में मत आओ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो देश की भावना को आहत करते हैं। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक अधिकार, और यहां तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं। सरकारी विभागों में 30 लाख रिक्त पड़े पदों जैसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बयान को जानकार चुनावी बयान मान रहे हैं। सरकार के व्यय विभाग की वेतन शोध इकाई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि 1 मार्च 2022 तक सरकारी विभागों में 9,64,359 पद रिक्त थे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ संजय राउत के बयान की कड़ी निंदा की और भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के बडनेरा में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया कि भविष्य में इस तरह के भड़काऊ भाषण न दिए जाए। पटियाला में किसान आंदोलन के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। निश्चल हत्याकांड में कनाडा में 3 भारतीयों को हिरासत में लिए जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें भी इस बारे में बताया गया है। हालांकि इस बारे में कोई औपचारिक राजनयिक संवाद नहीं हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें बताया गया कि दुबई से एक चार्टर्ड फ्लाइट जमैका उतरी थी। फ्लाइट में कई भारतीय भी थे। उनके पास पहले से यात्रा और होटल की बुकिंग थी। स्थानीय अधिकारी उनके दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें 7 मई को दुबई वापस भेज दिया गया। देश के कई इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को राहत भरी खबर देते हुए कहा है कि लगभग पूरे देश से ही हीटवेव खत्म हो रही है। सिर्फ पश्चिमी राजस्थान और केरल में के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से तेज नमी का प्रवाह देश में आ रहा है, जिसके कारण देश में आंधी तूफान की गतिविधियां बढ़ रही हैं। एयर इंडिया प्रबंधन और एयर इंडिया एक्सप्रेस यूनियन के बीच जारी विवाद खत्म हो गया है। सभी क्रू मेंबर्स तत्काल प्रभाव से काम पर लौटेंगे। सभी निलंबित क्रू मेंबर्स का निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस लिया गया। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में शिवकाशी के पास एक पटाखा निर्माण फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 8 लोगों की मौत हो गई। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर का स्वागत उन्होंने किया। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। 2030 तक सौर ऊर्जा वैश्विक बिजली उत्पादन का 22% तक बढ़ जाएगी। उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ धाम के कपाट कल 10 मई को पूजा अर्चना के और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुलने जा रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे। घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार के कारोबारी सत्र के दौरान बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1062 अंकों के साथ की गिरावट के साथ 72,404 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 345 अंक टूटकर 21,958 के स्तर पर बंद हुआ। केरल के हवाई अड्डों से विभिन्न गंतव्यों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें लगातार दूसरे दिन रद्द की गई। इससे यात्रियों को एक बार फिर परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट प्रॉफिट Q4 FY24 में सालाना आधार पर 24% बढ़कर 20,698 करोड़ रुपए पर पहुंचा। इस साल की पहली तिमाही में देश में स्मार्टफोन की बिक्री संख्या हिसाब से 8% और मूल्य के मामले में 18% बढ़ी। पंजाब नेशनल बैंक ने कारोबारी साल 2024 के आखिरी तिमाही के नतीजे जारी किए। बैंक का मुनाफा पिछले साल की तुलना में 3 गुना बढ़ा। टीसीएस ने वित्त वर्ष 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी के सभी पक्षकारों को लिखे पत्र में कहा कि नई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला तैयार हो चुकी है और इसमें भारत एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के जरिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां रुक रहे हैं एक अल्पविराम के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। 7 बज गए। एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना।
जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। आंकड़ों से पता चला कि लगातार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश का कुल निर्यात वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर 2022-23 में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। पेटीएम के शेयर्स में उतार चढ़ाव जारी है। आज पेटीएम के शेयर में अपर सर्किट लगा था, जबकि बुधवार को शेयर ने लोअर सर्किट को टच किया। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने आखिरकार अपनी पॉपुलर हैचबैक कार स्विफ्ट के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च कर दिया। श्रीलंका में 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच राष्ट्रपति चुनाव होंगे। श्रीलंका के चुनाव आयोग के अध्यक्ष रत्नानायक के नोटिस पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए तय समय सीमा के भीतर नामांकन करवाया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के एक सलाहकार ने कहा है कि अगर इजरायल ने उसके अस्तित्व के लिए खतरा बना तो परमाणु कार्यक्रम पर ईरान की विचारधारा बदल सकती है। इस ताजा बयान से ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर सवालिया निशान लग गया है। हालांकि सलाहकार कमान कराजी ने कहा है कि ईरान ने परमाणु बम बनाने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया। रूस द्वारा अपने ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाए जाने के एक दिन पहले यूक्रेन ने दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्र में मॉस्को के 2 तेल डिपो को निशाना बनाया। ड्रोन हमले के बाद डिपो में आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि तेल डिपो का उपयोग क्रीमिया में रूसी सैनिकों को ईंधन की आपूर्ति के लिए ट्रांसशिपमेंट पॉइंट के रूप में किया गया था। यूक्रेन ने गुरुवार तड़के बेलगोरोड पर भी गोलीबारी की, जिस पर कई लोगों के घायल होने की सूचना है। बेलगोरोड को यूक्रेन लगातार निशाना बनाता रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में हुए हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य 35 घायल हो गए थे। यूक्रेन ने ओडेसा में रूसी सेना द्वारा किए गए 20 ड्रोन हमलों में से 17 को विफल करने का दावा किया। मॉस्को में आयोजित विजय परेड के अवसर पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को कड़ी चेतावनी दी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस वैश्विक टकराव को रोकने के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन किसी को भी हमें धमकी देने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा कि रूस और बेलारूस की सेनाओं ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास के लिए संयुक्त तैयारी शुरू कर दी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने देश में पिछले महीने हुए संसद के चुनावों में अपनी पार्टी की करारी हार की जिम्मेदारी ली। उन्होंने अपनी पत्नी से जुड़े घोटाले के संबंध में भी माफी मांगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष द्वारा की जा रही विशेष जांच की मांग को राजनीति से प्रेरित कदम बताया। राष्ट्रपति की पत्नी स्टॉक के मूल्यों में हेराफेरी के गंभीर आरोप लगे हैं। फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री फ्रैंक बेनिमारामा को 1 साल की सजा सुनाई गई है। एक अदालत ने फ्रैंक बेनिमारामा को पुलिस जांच में दखल देने का दोषी पाया। बेनिमारामा पर आरोप है कि 2019 में दक्षिण प्रशांत विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंधन की जांच रोकने के लिए उन्होंने फिजी पुलिस को निर्देश दिए थे। अमेरिका के मिशिगन में तूफानी हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। मिशिगन की गवर्नर विटमर ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। इंडियन प्रीमियर लीग में शुक्रवार को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई सुपर किंग्स की नजर जीत दर्ज कर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी स्थिति को मजबूती देने की होगी। हैदराबाद की लखनऊ पर जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 में प्लेऑफ के रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। जापान के कोबे में आयोजित होने वाली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय पैरा एथलीटों की हौसला अफजाई के लिए आयोजित हुई सैंड ऑफ सेरेमनी। पैरा जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने जताया भरोसा, कहा कोबे में भारतीय दल का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पीसीआई अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया को उम्मीद, भारतीय दल पिछली बार से ज्यादा पदक जीतने में रहेगा सफल। भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने सऊदी स्मैश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 12 से 15 मई तक भुवनेश्वर में होने वाले राष्ट्रीय फेडरेशन कप में भाग लेंगे। बुधवार की देर रात खेले गए सेमीफाइनल के दूसरे चरण में रियल मैड्रिड ने बायर्न म्यूनिख को 2-1 के अंतर से हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया।
रोमांचक सेमीफाइनल में पहला गोल 68वें मिनट में बायर्न म्यूनिख की ओर से हुआ। इसके बाद रियल मैड्रिड की ओर से जोसेलू ने 81वें और मैच के अंत में मिले अतिरिक्त समय में गोल दाकर टीम को जीत दिला दी। यहां रुकेंगे एक और विराम के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। राम राम भाई साहब, चले क्या? अरे कल शादी है, हम वोट डालने नहीं जा सकते भैया। बाबा एक वोट दिए थे, किसान सम्मान का पैसा आ रहा है ना सीधा खाते में। जो हमारे लिए दिन रात दौड़ती हैं, आप उनके लिए तो कदम नहीं चल सकते। सयानी हो गई है, देखो। बातें बाद में, अभी आप जाओ। ठीक है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर आपका स्वागत, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चैंपियंस लीग का खिताबी मुकाबला 1 जून को वेम्बले में खेला जाएगा। फाइनल मैच में रियल मैड्रिड का सामना बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ होगा। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान लियोनेल मेसी करियर को शुरुआत देने वाली नैपकिन की नीलामी प्रक्रिया हुई शुरू। यह प्रक्रिया 17 मई तक चलेगी। फाइनल के दूसरे लेग में भिड़ने को तैयार लेवरक्यूसेन और रोमा। पहले लेग का मुकाबला लेवरक्यूसेन के रिहा थाना। जापान की नाओमी ओसाका ने जीता इटालियन ओपन के पहले दौर का मैच। फ्रांस की क्लारा बुरेल को पहले दौर में दी मात। एक्टर अविका गौर ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर आंद्रे रसेल के साथ म्यूजिक वीडियो लड़की तो कमाल की में काम किया। सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सम्मानित गणमान्य लोगों के साथ समूह चित्र खिंचवाया। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह के समापन के बाद अपने आवास पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के रात्रि भोज का आयोजन किया। एक्टर शोभिता धुलीपाला फ्रेंच रिवेरा पर 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियम आइसक्रीम ब्रांड मैग्नम इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए रेड कार्पेट पर नजर आएंगे। आमिर खान स्टारर फिल्म जो जीता वही सिकंदर को 22 मई को हिंदी सिनेमा में 32 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर एक्टर दीपक तिजोरी ने पुराने दिनों को याद किया और उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें इस फिल्म के लिए पागलों की तरह साइकिल चलाने के लिए मजबूर किया गया था। और सलमान खान स्टारर फिल्म सिकंदर में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगी। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। पाठक नाम का एक डकैत छुपकर हमारे सिपाहियों को परेशान कर रहा है।